हेलो दोस्तों, क्या आपको भी मंगा स्टोरीज पसंद है? अगर हाँ, तो वीडियो को अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप ऐसी ही और अमेजिंग स्टोरी सुनना चाहते हो, तो कमेंट जरूर करना। आपका सपोर्ट मिला तो मैं तुरंत नेक्स्ट स्टोरी अपलोड कर दूंगा। ये एक एआई जनरेटेड स्टोरी है, इसलिए वीडियो में कुछ इमेजेस या सीन्स रिपीट हो सकते हैं, लेकिन कहानी का मजा और इमोशंस पूरी तरह बनाए रखे गए हैं। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। और पूछता है कि क्या वो असल में भी वैसी ही है। सियांग बिन हंसते हुए पुष्टि करता है, दोस्त उसकी सुंदरता से प्रभावित है। चामन फिर पूछता है कि पाक सोंग बिन येना को क्यों तंग कर रहा है। वह दोनों के बारे में एक भद्दा मजाक करता है और जोर से हंसने लगता है। मिंजन ये सब सोचकर घबरा जाता है और उसके माथे पर पसीना आ जाता है। सिन जल्दी से येना से माफी मांगता है, कहता है कि वह उसके सामने थोड़ा ज्यादा वाइल हो गया था। येना उसे डांटती है कि दोबारा ऐसा ना करे। वो फौरन मान जाता है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। मिंजन सियांग बिन से माफी मांगता है, कहता है कि वह उनके ग्रुप के साथ जाने का फैसला करता है। बुली कुछ पल के लिए मिंजन को गंभीर और अनपढ़ी जा सकने वाली नजर से देखता है। फिर सियांग बिन हल्की सी मुस्कान देता है, कहता है कि ये बेहतर है। वह कहता है कि अब अकेले जाना मतलब खुद को खतरे में डालना है। लड़का सुझाव देता है कि पहले छुपने की जगह चले, वहां आराम करें, और कल वह मिंजन को मोटरसाइकिल से उसकी मंजिल तक छोड़ देगा। दृश्य कट जाता है और एक टूटी फूटी कार दिखती है। फिर कैमरा इमारतों और गलियों के बीच रास्ता दिखाता है, जिससे पता चलता है कि ग्रुप अब किस दिशा में जा रहा है। अब वे उस जगह पहुंचते हैं। सियांग बिन रास्ता दिखाता है, जो किसी गैराज या गोदाम जैसा लगता है। प्रवेश द्वार पर चेतावनी के बोर्ड लगे हैं। ग्रुप अंदर जाता है। सोंग बिन तंज कसते हुए पूछता है कि क्या मिंजन पहले यहां आया है। चश्मे वाला लड़का उलझन में है, पूछता है कि वे कहां हैं। मिंजन अचानक जगह पहचान लेता है। यह वही रास्ता है जो छोड़ी गई कंस्ट्रक्शन साइट की ओर जाता है, वही जगह जहां पार्क सियांग बिन उसको मारा करता था। लड़का सोचता है कि क्या वे अब इसे छुपने की जगह के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक लड़का मिंजन पर चिल्लाता है, उसे बेवकूफ कहता है कि उसने बैरिकेड में जगह छोड़ दी थी। वो मिंजन से कहता है कि खुद जाकर उसे ठीक करे। यना ये सब देखती है, और जब बाकी लोग ध्यान नहीं दे रहे होते, मिंजन धीरे से यना को नाम लेकर बुलाता है। लड़की उलझन में उसकी ओर देखती है। वो फुसफुसाकर कहता है कि उसे सच में नहीं लगता कि उनके साथ जाना सही है, और सुझाव देता है कि वे मौका देखकर वहां से भाग जाएं। यना उसकी बात सुनती है, उसकी बात को सोचती है। मिंजन कहता है कि उसे बुरा एहसास हो रहा है, लगता है कि उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है। पूरी स्थिति सही नहीं लग रही। यना उल्टा उसे चिंता ना करने को कहती है, बाकी सबको बेवकूफ कहती है, और कहती है कि सियांग बिन तो बचपन से उसका क्लासमेट रहा है। येना आगे कहती है कि अगर सोंग बिन ने फिर कुछ किया तो वो मिंजन की रक्षा करेगी। पूछती है कि क्या वो समझ गया। साथ ही वह बताती है कि वहां और भी सर्वाइवर्स और वयस्क छुपे हैं। मिंजन कहता है कि क्या वह सच में इस पर 100% यकीन करती है। लड़का कहता है कि येना के लिए वे सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन वह अच्छी तरह जानता है कि ये लोग कैसे हैं। मिंजन कहता है कि क्या येना अब भी पाक सोंग बिन को सिर्फ एक पुराने क्लासमेट के रूप में ही देखती है। लड़की कुछ पल के लिए चुप रहती है। उसके चेहरे पर एक अनपढ़ी जा सकने वाली अभिव्यक्ति होती है। अचानक येना पार्क सियांग बिन को पुकारती है, जो ग्रुप से दूर जा रहा था। फिर वह कहती है कि वे दोनों अभी यहां से वापस जाएंगे। येना समझाती है कि उसने सुना है कि उसके माता पिता सियापियांग शेल्टर में हैं, इसलिए वह वहां जाने का सोच रही है। वह जोर देती है कि अगर वे आज नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। ग्रुप में से एक लड़का हैरान होकर पूछता है कि क्या वाकई सियापियांग में कोई शेल्टर है। पार्क सोंग जवाब देता है कि उसकी जानकारी के अनुसार सियापियांग पूरी तरह नष्ट हो चुका है। येना और मिंजन ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। बुली सवाल करता है कि वह उस बेवकूफ मिंजन के साथ अकेले बाहर जाने का जोखिम क्यों ले रही है। वह सुझाव देता है कि आज आराम कर ले और कल उनके ग्रुप के साथ चले। येना उसके प्रस्ताव पर थोड़ा हिचकिचाती है। लड़की फिर भी जोर देती है कि ये काफी जरूरी है, कहती है कि वे अब भी निकलेंगे। मंजन की ओर मुड़कर येना उसे चलने के लिए कहती है, हल्की सी मजबूरी भरी हंसी के साथ। जैसे ही वह जाने लगते हैं, तभी उनमें से एक अपने बल्ले से येना को रोकता है। तभी पार्क बिन लड़की के सामने आकर उसका नाम गंभीरता से पुकारता है। वह फिर दोहराता है कि अगर वह बाहर जा रही है तो उनके साथ अगले दिन जाए। फिर बुली इशारा करता है, पूछता है कि क्या उसके और मिंजन के बीच कुछ चल रहा है, और अचानक दोनों के बीच क्या हो रहा है। इस पर शक भरी हंसी के साथ सवाल करता है। येना गंभीरता से पाक सोंग बिन को घूरती है, मुट्ठी बंद करते हुए, और दोबारा कहती है कि वह बाहर जा रही है। वह पूछती है कि क्या वह सच में उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। मिंजन ये सब देखता है और सोचता है कि उसे पहले से ही इसका अंदाजा था। स्थिति को शांत करने की कोशिश में मिंजन येना से कहता है कि चलो अंदर चलते हैं, वे सोंग बिन के ग्रुप से बात कर लेंगे, और जोड़ता है कि वैसे भी सूरज डूबने वाला है। लड़की चुप रहती है, जैसे वह इस बात पर विचार कर रही हो। अंत में ज्यादा विकल्प ना होने पर येना और मिंजन पाक सोंग बिन और उसके ग्रुप के साथ सुरंग में चले जाते हैं।
ग्रुप एक इमारत पर पहुंचता है जो उनकी बेस जैसी लगती है। वहां चारों ओर अस्थायी बैरिकेड्स लगे हैं। मिंजन उस संरचना को देखता है और कहता है कि यही उनकी जगह है। वह देखता है कि संक्रमितों को बाहर रखने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं। सोचता है कि उन्होंने कोशिश तो की है, लेकिन निर्माण अभी भी थोड़ा कमजोर लगता है। उसके बगल में येना असहज और चिंतित दिखती है। लड़की की चिंता देखकर मिंजन धीरे से उसका हाथ पकड़ता है। वो उसे सिंपैथी देने के लिए कुछ कहने की तैयारी करता है। मिंजन फिर कहता है कि चिंता मत करो, वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। ये लड़के के सिंपैथी देने वाले शब्द सुनकर हैरान रह जाती है। अचानक एक तेज आवाज दोनों को डरा देती है। येना चीखती है और अपने कान ढक लेती है। वो कहती है कि वो डर गई। आवाज इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी लोगों के सुरक्षा कवच को पीटने से आई थी। येना डर से चिल्लाती है, पूछती है कि क्या ये जगह सुरक्षित है, और कहती है कि इसका कुछ किया जाए। पार्क सियांग बिन उसके डर को हल्का बताते हुए कहता है कि वो रिलैक्स करे और गारंटी देता है कि वे ज़ॉम्बीज अंदर नहीं आ पाएंगे। लड़की जवाब देती है कि बैरियर कमजोर लग रहा है। चारों ओर देखते हुए मिंजन नोटिस करता है कि वे पूरी तरह इन्फेक्टेड से घिरे हुए हैं। वो सोचता है कि कौन पागल होगा जो ऐसी जगह शेल्टर बनाएगा। सोंगबिन फिर सीढ़ियों की ओर इशारा करता है, कहता है कि ऊपर चलो। मिंजन अंदाजा लगाता है कि वे दूसरी मंजिल पर जा रहे हैं। सोचता है कि सीढ़ी खींच लेने से ज़ॉम्बी पीछा नहीं कर पाएंगे। सीढ़ियां चढ़ते हुए मिंजन थोड़ा तनाव में दिखता है। ऊपर पहुंचने पर ग्रुप का एक लड़का किसी हायन को सूचना देता है कि वे आ गए हैं। मिंजन और येना उनके पीछे पीछे नए माहौल में प्रवेश करते हैं। ऊपरी मंजिल में पहुंचने पर वे देखते हैं कि वहां और लोग इकट्ठा हैं। यह दृश्य देखकर मिंजन हैरानी से आवाज निकालता है। एक स्टूल पर बैठा एक बहुत भारी भरकम आदमी दोनों के आने पर उत्साहित दिखता है। सोंगबिन जल्दी से समझाता है कि दोनों उसके स्कूल के हैं और येना का जिक्र करता है। पूछता है कि क्या उस बड़े आदमी ने कभी उसका नाम सुना है। आदमी तुरंत नाम पहचान लेता है और अपना परिचय देता है। वो कहता है कि उसका नाम ली बोंगू है। वो 19 साल का है और उसका खुद का बिजनेस है। वो बताता है कि वह येना से मिलना चाहता था और यहां तक कि उसे ऑनलाइन इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करता था। पूछता है कि उसने उसे क्यों स्वीकार नहीं किया। मिंजन को याद आता है कि सोंगबिन ने पहले भी ये नाम लिया था। येना उसके इस व्यवहार से साफ अनकंफर्टेबल है। वो सोचती है कि उसने कभी उसका नाम नहीं सुना और मन ही मन उसे अजीब शक्ल वाला कहती है। बोंगू लड़की के पास आता है और जोर देता है कि वहां रहना बहुत सुरक्षित है। येना फिर भी बताती है कि उसने अफवाहें सुनी हैं कि गंगबुक जल्द ही आइसोलेट हो जाएगा, जिससे वहां रहना डेंजरस हो जाएगा। बोंगू उन अफवाहों को बकवास बताते हुए दावा करता है कि सभी सड़कें और नदी पहले ही बंद हो चुकी है और अब वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उन्हें वही रेस्क्यू का इंतजार करना होगा। वह भारी भरकम लड़का यहां तक डींग मारता है कि उनके पास आराम से खाने पीने और सोने का पूरा इंतजाम है। एक सामान्य दृश्य में दिखता है कि उन्होंने इमारत के अंदर ही एक टेम्परेरी कैंप बना रखा है। टेंट, कैंपिंग चेयर, टेबल और एक कोने में बहुत सारा सामान जैसे गैसोलीन के गैलन, लकड़ी और कुछ तख्ते रखे हैं। करीब से देखने पर मिंजन एक इम्प्रोवाइज बैरिकेड देखता है जो अलग अलग फर्नीचर और मलबे से बनाया गया है। मिंजन को उस स्ट्रक्चर पर यकीन नहीं होता। वो सोचता है कि क्या उन्होंने सच में ये सब खुद बनाया है। फिर लड़का एक और संभावना पर विचार करता है। शायद वे किसी पहले से बने शेल्टर में घुस आए हैं। बोंगू सोंगबिन से पूछता है कि क्या उसे कुछ मिला। लड़का बताता है कि वह दुकान नहीं जा सका क्योंकि रास्ते में उसे येना और मिंजन मिल गए थे। बड़ा लड़का इसे अच्छा मानता है, कहता है कि लड़की को लाना तो बहुत अच्छा है। येना उनकी बातचीत को साफ नापसंद के साथ सुनती है। उसे अब एहसास होता है कि वह किस तरह की स्थिति में फंस गई है। लड़की सोचती है कि मिंजन शुरू से सही था। उसे समझ आता है कि पार्क सोंग बिन ने उसे धोखा दिया। निर्णय लेकर येना तेजी से आगे बढ़ती है। वो बिन का हाथ पकड़कर उसका ध्यान खींचती है और कहती है कि उससे कुछ बात करनी है। सोंग बिन पूछता है कि येना क्या चाहती है। लड़की उससे कहती है कि वह यह सब बंद करे और उसे जाने दे। वो स्वीकार करती है कि उसे नहीं पता था कि यहां ऐसा माहौल होगा। येना उस तरह के माहौल और उसकी संगति से नफरत करती है। येना माफी मांगती है लेकिन कहती है कि वो वहां नहीं रह सकती। वो पुल के बंद होने की कहानी पर भी विश्वास नहीं करती और अपना रास्ता अपनाना चाहती है। अपनी बात कहकर वो मुड़ जाती है, वहां से निकलने के लिए तैयार। जब येना मिंजन से साथ चलने को कहने की कोशिश करती है, सोंगबिन उसे रोक लेता है। वो उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। लड़की तुरंत अपना चेहरा घुमा लेती है। उसके चेहरे पर हैरानी और सदमे का भाव है। सोंगबिन उसे धमकी भरी नजर से देखता है। रूखेपन से पूछता है कि क्या उसे लगता है वो बस यूं ही जा सकती है। वह सवाल करता है कि क्या येना को लगता है कि दुनिया उसकी मर्जी से चलती है। लड़की उसके इस व्यवहार से हैरान और चुप रह जाती है। जोर लगाते हुए सियांग बिन उसका हाथ और कसता है। बीच बचाव करने की कोशिश में जंग मिंजन सियांग बिन का हाथ पकड़ता है। मिंजन उसे कहता है कि उसे छोड़ दे। सियांग बिन इस दखल से चिढ़कर मिंजन की ओर देखता है। पार्क सोंग बिन जंग मिंजन को बेवकूफ कहता है।
पूछता है कि क्या मिंजन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक सीन में बाहर ज़ॉम्बीज दिखते हैं जो उनकी बनाई सुरक्षा के बाहर मंडरा रहे हैं। खतरनाक अंदाज में सियांग बिन पूछता है कि अगर वह नहीं रुका तो मिंजन क्या करेगा। उसे चाकू के बारे में चिढ़ाता है। येना पार्क सोंग बिन से रुकने को कहती है। उकसाते हुए सियांग बिन मिंजन को चाकू से हमला करने के लिए कहता है। उसे डरपोक कहता है। इसी वक्त बोंगू ग्रुप के पास आता है। बड़ा लड़का पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। बिन तुरंत अपने दोस्त को स्थिति समझाता है। कहता है कि येना को ये जगह गंदी लग रही है। बोंगू जवाब देता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि वह टेंट में सोएगी। आगे सियांग बिन बोंगू को एक और बात बताता है। वह कहता है कि मिंजन के पास किचन का चाकू है। लड़का यह भी कहता है कि उसने उसे चाकू देने के लिए कहा था, लेकिन मिंजन ने मना कर दिया। चाकू के बारे में सुनकर बोंगू का चेहरा बदल जाता है। वह हैरान और नाराज दिखता है। बड़ा लड़का मिंजन की ओर मुड़ता है। उसे 4 आंखें कहकर बुलाता है। बोंगू पूछता है कि क्या वह सच में कुछ लेकर चल रहा था। बोंगू खतरनाक अंदाज में मिंजन से चाकू देने की मांग करता है। धमकी देता है कि अगर उसने चाकू नहीं दिया तो उसका चेहरा तोड़ देगा। धमकी के बावजूद मिंजन चाकू की ग्रुप को और कसकर पकड़ लेता है। वह सोचता है कि वह अपना इकलौता हथियार नहीं छोड़ सकता। लड़के को पता है कि वह अकेले इन सबका सामना नहीं कर सकता। तभी पीछे से एक आदमी आकर कहता है, ध्यान से सुनो 4 आंखों वाले, बोंगू यहाँ का लीडर है और मैं यहाँ का डिप्टी लीडर हूं। वह स्थिति की तुलना आर्मी से करता है। कहता है कि पाक सॉन्ग बिन स्क्वाड लीडर जैसा है। बोंगू चेतावनी देता है कि अगर मिंजन ने बात नहीं मानी तो उसका बुरा हाल होगा। वह आपातकालीन स्थिति और कानून व्यवस्था की कमी का हवाला देता है। कहता है कि वह 2 बार चेतावनी देगा। उसके बाद मिंजन गया। मजबूरी में लड़का मान जाता है, लेकिन सोचता है कि यह सब बकवास है। ध्यान बदलते हुए बोंगू नरमी से येना को टेंट में आराम करने का सुझाव देता है। कहता है कि वह सफर से थक गई होगी। येना डर जाती है और उसे दूर रहने को कहती है। बड़ा लड़का पूछता है कि क्या उसने अभी गाली दी। येना हकलाते हुए मना करती है। समझाती है कि वह बस डर गई थी और घबराई हुई है। बोंगू हंसता है और कहता है कि इन्फेक्टेड्स के बीच ऐसा होना समझ में आता है। फिर वह डींग मारता है कि उसका टेंट लग्जरी है। गद्दा बहुत सॉफ्ट और आरामदायक है और याना को वहां जाकर आराम करना चाहिए। डरी हुई याना मन ही मन सोचती है कि यह आदमी पूरा साइको है। उसे जल्दी सोचकर समय निकालना होगा। हिचकिचाते हुए लड़की माफी मांगती है और उसे अपा कहती है। फिर कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है और पूछती है कि क्या कुछ खा सकती है। बोंगू हैरान होकर उसका सवाल दोहराता है। पूछता है कि क्या वह सच में भूखी है। उत्साहित होकर बोंगू कहता है कि अगर येना को भूख लगी है तो जरूर खाना चाहिए। वह बताता है कि उन्होंने कसाई से बहुत सारा पोर्क बेली लिया है। वह रात को बारबेक्यू पार्टी का सुझाव देता है। ग्रुप खुशी से जश्न मनाता है। पीछे चश्मे के पीछे से मिंजन का चेहरा दिखता है। लड़का सोचता है कि यह सबसे खराब स्थिति है। बाहर का दृश्य तबाह हुए शहर को दिखाता है। मिंजन सोचता है कि यहाँ कोई पुलिस नहीं है। यह पूरी तरह कानून विहीन इलाका है जहां कोई सुरक्षा नहीं। बोंगियो अजीब तरह से येना से माफी मांगने की कोशिश करता है। सोचता है कि वह बहुत क्यूट है। मिंजन ये सब देखता है और समझता है कि ये लोग इन्फेक्टेड जितने ही खतरनाक हैं, खासकर येना के लिए। मिंजन देखता रहता है। सोचता है कि वह स्वर जैसी शक्ल का घटिया इंसान येना को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो कभी भी खतरे में पड़ सकती है। मिंजन गंभीरता से सोचता है कि उसे जल्दी से जल्दी येना को वहां से निकालने का रास्ता ढूंढना होगा। नीचे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज को देखकर मिंजन एक जोखिम भरा विचार करता है। शायद वह उन प्राणियों को यहां लाकर हमलावरों में डर फैला सकता है, लेकिन वह तुरंत ये सोचकर उस विचार को छोड़ देता है कि वहां और भी मासूम सर्वाइवर्स हैं। हम देखते हैं कि 3 और सर्वाइवर्स एक साथ बैठे हैं। मिंजन उन पर भी शक करता है। उसे यकीन नहीं कि वह उन 3 बुजुर्गों पर पूरी तरह भरोसा कर सकता है। लड़का भागने की योजना बनाता है। शायद रात को जब सब सो रहे हो येना के साथ भागना सबसे अच्छा रहेगा। उसे चिंता है कि कहीं हमलावर उससे पहले येना के साथ कुछ गलत ना कर दे। एक ओवरव्यू में अस्थायी शेल्टर और उसके पास इन्फेक्टेड दिखते हैं। मिंजन निराशा में सांस लेता है। चुपचाप बुदबुदाता है। उसे स्थिति की कठिनाई का एहसास होता है। मांस भुनने की खुशबू हवा में फैल जाती है। पोर्क बेली धीरे धीरे ग्रिल और हॉट प्लेट पर पक रही है। बोंगियो तय करता है कि वह छोटी येना के पास बैठकर खाएगा। लड़की चिल्लाती है। कहती है कि वह दूर रहे क्योंकि उसे बदबू आ रही है। बड़ा आदमी उलझन में है, समझ नहीं पाता। येना जल्दी से बात संभालती है। कहती है कि मांस की खुशबू अच्छी है। बोंगू राहत की सांस लेता है। कहता है कि पोर्क बेली की खुशबू सच में तेज होती है। फिर वह 4 आंखों वाले अमेजन को बुलाता है। कहता है कि वह कुछ मांस उन बुजुर्गों को दे आए। थाली पकड़ते हुए मिंजन देखता है कि मांस बहुत कम है। सोचता है कि ये लोग बहुत कंजूस है। थोड़ा सोचकर मिंजन तय करता है कि डिश की तारीफ करेगा और अपने हिस्से से थोड़ा मांस और मिला देता है। पास जाते हुए मिंजन तीनों सर्वाइवर्स को बैठा पाता है।
वे युवक के पास आने पर उलझन में है। वो विनम्रता से खाना ऑफर करता है, कहता है कि ज्यादा नहीं है लेकिन कृपया स्वीकार करें। तीनों में से एक बुजुर्ग हैरानी भरी नजरों से देखते हुए कहता है, थैंक यू। फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहां रात का सन्नाटा तबाह शहर पर छा जाता है। तारे अंधेरे आसमान में अस्थायी शेल्टर के ऊपर चमक रही है। एक धातु के ड्रम में आग जल रही है। आग के पास बैठी यना और मिंजन मुख्य समूह से दूर रहते हैं। उनके बीच एक तनावपूर्ण चुप्पी है। दूर से बोंगेना को आवाज देता है। लड़की के चेहरे पर चिंता और थकान साफ दिखती है। बड़ा लड़का पूछता है कि वह अकेली क्यों बैठी है। उसे उनके साथ आराम करने के लिए बुलाता है, लेकिन येना मना कर देती है। वह कहती है कि अब सोने का समय है और वह यही रहेगी। दृढ़ निश्चय के साथ येना सोचती है कि उसे सबके सो जाने के बाद यहां से चुपके से निकलना होगा। फिर सयोम्बिन उसके पास आता है, जो देख के बोंगू कहता है, तुम मेरे रास्ते में बार बार आने की कोशिश कर रहे हो, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? बोंगू के पास खड़े सोम्बिन का चेहरा गंभीर है। वो कहता है, बस करो बोंगू। इस टोकाकी से हैरान बोंगू पूछता है कि उसने क्या कहा। फिर पाक सोम्बिन गुस्से से कहता है, तुम्हें समझ नहीं आता मैंने क्या कहा। बोंगू, तुम ये सब करना बंद करो, और बुरी तरह गाली देता है। बोंगू गुस्से में लाल चेहरा ले पूछता है कि क्या पाक सोम पागल हो गया है? फिर आगे कहता है, क्या तुम्हारे सिर में किसी ने गोली मारी है जो मुझसे पंगा ले रहे हो? तभी ग्रुप का तीसरा आदमी पास आता है। उलझन में पूछता है कि पाक सोम्बिन, तुम ये क्या कर रहे हो? पाक सोम्बिन एक डरावनी मुस्कान के साथ अपने इरादे जाहिर करता है। वह बताता है कि जब से वह बोंगू के साथ यहां फंसा है, उसने तय कर लिया था कि वह पहले उसी से निपटेगा। हिरार्की की अनदेखी करते हुए पाक सोम्बिन कहता है कि अब वह यहां का बॉस है। बोंगू उसकी इस हिम्मत पर भड़क जाता है और पाक सोम्बिन पर झपटता है। वह चिल्लाता है और उसका मुक्का सयोम्बिन के चेहरे की ओर उड़ता है। पाक सोम्बिन बोंगियों की गर्दन पकड़ लेता है, कसकर दबाता है और कहता है कि वह बेकार सुअर है, बस यहां से निकल जाए। यह दृश्य देखकर मोटे का दोस्त चिल्लाता है कि क्या पाक सोम्बिन पागल हो गया है? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, पीछे से सोम्बिन के साथी ने बैट से उसके सिर पर जोरदार हमला किया, जिससे उसके सिर से खून बहना शुरू हो जाता है। उसके बाद पार्क्योंग बिन के बाकी साथी भी उस आदमी को मारने लगते हैं। इस अफरा तफरी से दूर येना और मिंजन सब कुछ डर के साथ देखते हैं। लड़की पूछती है कि क्या हो रहा है, क्या किसी को उन्हें रोकना नहीं चाहिए? चश्मे के पीछे मिंजन की आंखों में अचानक कुछ समझ आने की चमक दिखती है। उसे एहसास होता है कि यही मौका है। मिंजन येना की ओर मुड़ता है और कहता है कि यही उनका मौका है। घूरते हुए चेहरे के साथ सियांग बिन भी कुछ महत्वपूर्ण समझता है। मौका देखकर मिंजन येना का हाथ पकड़कर भागने लगता है। गुस्से में एक गुंडा चिल्लाता है कि उन्हें पकड़ो। भागते हुए पीछा करने वालों में से एक येना को पकड़ लेता है। ये के पकड़े जाने का एहसास होते ही मिंजन पूरी तरह चौंक जाता है। वो येना का नाम चिल्लाता है। हमलावर तुरंत चाकू निकालता है, उसे येना की गर्दन पर लगा देता है। आदमी कहता है कि अगर वो बुरी तरह चोट नहीं खाना चाहती तो शांत रहे। गुस्से में हमलावर फिर चेतावनी देता है कि उसने कहा था हिलना मत। मजबूरी में येना अपने हमलावर का हाथ जोर से काट लेती है। कुछ कदम दूर मंजन सब कुछ देखता है। कुछ पल के लिए हैरान हो जाता है। काटने से नाराज होकर आदमी चाकू उठाता है, हमला करने को तैयार होता है और येना को गाली देता है। आखिरी पल में मिंजन दखल देता है। वो आदमी की कलाई कसकर पकड़ लेता है। अचानक मदद मिलने से येना हैरान रह जाती है। वह मिंजन का नाम पुकारती है। हमलावर मिंजन को नफरत से घूरता है, दांत पीसता है और उसे गाली देता है। मिंजन के प्रतिक्रिया करने से पहले ही गुंडा उसके पेट में जोरदार लात मारता है। वो पूछता है कि ऐसे लूजर में इतनी हिम्मत कहां से आई? तेज झटके से मिंजन दूर जा गिरता है। हमलावर के हाथ से चाकू छूटकर जमीन पर गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि फर्श पर खून के छींटे गिरे हुए हैं। उसके बाद डरी हुई येना अपना मुंह ढक लेती है और सदमे में मिंजन का नाम फुसफुसाती है। मिंजन घायल अवस्था में पेट पकड़कर खड़ा है। लड़का हाल ही में लगे वार की तीव्र पीड़ा महसूस करता है। दर्द से झुका हुआ मिंजन अभी भी खड़ा है, गुंडों से घिरा हुआ। येना फिर से उसका नाम चिल्लाती है। कोई दया नहीं। एक और गुंडा मिंजन को बेरहमी से लात मारता है। जमीन पर गिरा मिंजन बार बार लात खाता है। आदमी गालियां देते हैं, जबकि येना बेतहाशा चिल्लाती है। अचानक एक मजबूत हाथ येना की कलाई को मजबूती से पकड़ लेता है। ये पाक सयोंग बिन होता है। वो येना की ओर अजीब मुस्कान के साथ देखता है। लड़का बताता है कि वह मिडिल स्कूल से ही उसका पीछा कर रहा है। सोंगबिन बात करना जारी रखता है। वह कहता है कि बाकी लड़कियां आसानी से मान गई, लेकिन येना हमेशा अमीर होने के कारण मुश्किल से मिलती थी। लड़की उसे नाम से पुकारती है। येना को पकड़कर बिन अपनी वर्तमान जिंदगी का घमंड करता है। वो अपनी सफलता की तुलना येना से करता है। लड़का दावा करता है कि उसके पास ज्यादा पैसे हैं और उसे शर्मिंदा होने की कोई वजह नहीं है। चेहरे को पास लाते हुए सोंगबिन पूछता है कि वो हमेशा उसके सामने खुद को ऊंचा क्यों समझती है। इविल सी मुस्कान के साथ वह कहता है कि अब वो छोटी ऐना को अच्छे से देखेगा।
लड़की डर से चीख उठती है। अचानक एक बुजुर्ग सर्वाइवर सियांग बिन पर चिल्लाता है। वह कहता है, जो भी हो रहा है वो ऐसा नहीं कर सकता। चेतावनी को अनदेखा करते हुए सियांग बिन आदमी के पेट में जोरदार लात मारता है। जमीन पर गिरा बुजुर्ग दर्द महसूस करता है। एक व्यक्ति चिंतित होकर पूछता है कि क्या मैनेजर किम ठीक है। गिरे हुए आदमी की ओर मुड़कर बिन उसे बूढ़ा कहता है और याद दिलाता है कि उसने पिछली बार चेतावनी दी थी। वह मैनेजर को धमकी देता है कि अगर उसने फिर से बॉस बनने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। ठंडी नजरों से सोंगबिन आदमी को घूरता है। वह कहता है ये दूसरी चेतावनी है। पीछा करने वाला कहता है कि अब मैनेजर को जाना चाहिए। मैनेजर के कपड़े पकड़कर सोंगबिन उसे जबरदस्ती उठाता है। आदमी अचानक हुई इस हरकत से हैरान है। बिना झिझक के सोंगबिन आदमी को फेंक देता है। मैनेजर को जोर से एक तरफ फेंक दिया जाता है। यह दृश्य देखकर यना की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। ट्रिफॉल में मैनेजर किम सीढ़ियों से नीचे गिरते हैं। नीचे की मंजिल पर आदमी जमीन पर पड़ा है। गिरे हुए मैनेजर किम मदद के लिए बेतहाशा पुकारते हैं। क्रूरता देखकर दो बूढ़े सर्वाइवर सयोंग बिन पर चिल्लाते हैं। वे पूछते हैं कि वह क्या कर रहा है। वे उसे मैनेजर को पहली मंजिल पर फेंकने के लिए साइकोपैथ कहते हैं। चीखों को अनदेखा करते हुए सयोंग बिन बाकी गुंडों की ओर मुड़ता है। वह उन्हें बाकी बूढ़ों को भी निपटाने के लिए कहता है। उलझन में आदमी पूछते हैं कि उसका क्या मतलब है। गुस्से में सोंगबिन अपना आदेश साफ साफ चिल्लाता है। वह सबको फेंकने का ऑर्डर देता है सिवाय हेना के पहली मंजिल के लिए। इसी अफरा तफरी में येना बुरी तरह घायल मंजुन के पास भागती है। वह पूछती है कि क्या वह ठीक है। बुरी तरह घायल मिंजुन उसे जल्दी भाग जाने के लिए कहता है। ये नाना उठने की कोशिश करती है। तभी सोंगबिन की आवाज उसे रोक देती है। वह पूछता है कि वह कहाँ जा रही है। लड़की डर से घबरा जाती है। डरावनी मुस्कान के साथ सयोंग बिन येना को घूरता है। वो कहता है बाहर नर्क है, तुम्हें यहां मेरे साथ खेलना चाहिए, और कहता है वो वहीं उसके साथ रहेगी। बेतहाशा येना जोर से चीखती है। वह सोंग बिन को तुरंत छोड़ने का आर्डर देती है। फिर सयोंग बिन का एक साथी घायल मिंजुन के पास पहुंचता है और कहता है अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है। हंसते हुए मिंजुन को उठाने लगता है और कहता है तुम हारे हुए हो। मुझे तुम्हारे लिए थोड़ा दुख हुआ, पर फिर भी तुम्हें मुझसे पंगा लेने को किसने कहा, बेवकूफ। उसके बाद अपने साथी को बुलाता है और कहता है आकर मेरी मदद करो इस बेवकूफ मंजुन को यहां से नीचे फेंकने के लिए। फिर दोनों मिंजन को उठाते हुए कहते हैं मुझे लगा था ये पतला सा हल्का होगा, पर यह तो बहुत भारी है। वे साथ में गिनती शुरू करते हैं। 1 2 चिल्लाते हुए 3 वे उसे फेंकने की तैयारी करते हैं। अचानक मिंजन सयोंग बिन के साथी के कपड़े कसकर पकड़ लेता है। घायल लड़का कहता है कि वह कमीना भी साथ चलेगा। सियांग बिन अपने साथी के नीचे गिरने की आवाज सुनकर घबरा जाता है। वो अपने दूसरे साथी से पूछता है कि क्या हुआ। वो सोंग बिन को बताता है कि किम सुमैन और मिंजन दोनों नीचे फर्स्ट फ्लोर पर गिर गए हैं। फिर हम मिंजोन और सियांग बिन के साथी को देखते हैं जो नीचे गिरने के कारण से दर्द से करा रहे होते हैं और उनके आसपास से जम की आवाज आ रही थी। सियांग बिन का साथी जैसे ही उठने की कोशिश करता है वह सोचता है कि उसकी टांग ऐसी क्यों हो गई। इसके बाद मिंजन के ऊपर वह चिल्लाता है, समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। लड़का खुद से सवाल करता है, साफ तौर पर चिढ़ा हुआ है। फिर वह मिंजन को उठते हुए देखता है। तभी वह मंजुन की टांग पकड़ लेता है और गाली देता है। साथ ही पूछता है कि वह कहां जाने की कोशिश कर रहा है। फिर वो लड़का गुस्से में कहता है कि उसकी टांग उसी की वजह से टूट गई है। फिर वह पूरी तरह से डर के मारे वह मंजुन से मदद की भीख मांगता है, पता नहीं क्या करना है। फिर वह मिंजुन को गाली देता है। तभी पीछे से एक जंबी आता है और उस पर हमला कर देता है। फिर हम जमीन पर ब्लड के छींटे देखते हैं, जो देख के सियांग बिन और उसका साथी पूरी तरह से हैरान दिखते हैं। जिसके बाद सियांग बिन का साथी डर के साथ सियांग बिन से पूछता है हमें आगे क्या करना चाहिए। जिसके बाद सियांग बिन उसे कहता है मुझे नहीं पता, उन्हें बस छोड़ दो। फिर हम याना को देखते हैं जिसके दिमाग में ये सब देख के कुछ आता है। फिर लड़की वहां से जितनी जल्दी हो सके वहां से भागने लगती है। लड़की को भागते देख सियांग बिन गुस्से में आकर उसका पीछा करता है। येना दूसरी मंजिल से नीचे उतरी और उस फर्नीचर पर चढ़ गई जिसे सियांग बिन और उसके साथियों ने ज़ॉम्बीज को बाहर रखने के लिए लगाया था। सियांग बिन चिल्लाकर येना को वहीं रुक जाने को कहा, लेकिन येना ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, जिससे वह और भी गुस्से में आ गया। जैसे जैसे येना धीरे धीरे आगे बढ़ी, सियांग बिन ने उसे पागल कहकर पुकारा और पूछा कि वह आधी रात को कहां जा रही है, जहां पर हर जगह ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी है। तभी येना ने पास की एक छत देखी। वह थोड़ी देर झिझकी और उसके पीछे सियांग बिन ने कसम खाई कि वह उसे पकड़ ही लेगा। बिना सोचे समझे येना दौड़कर छत पर कूद गई और किसी तरह वहां पहुंच गई। लेकिन तभी येना ने पीछे मुड़कर देखा तो सियांग बिन भी उसका पीछा कर रहा था। सियांग बिन यह देखकर हैरान था कि येना बच निकली। जब सियांग बिन एक डिब्बे पर कूदा तो वो हिल गया और उसके चेहरे पर डर छा गया।
डिब्बा फिसल गया जिससे सियांग बिन नीचे गिर गया। येना को राहत मिली। उसे पता था कि यही उसका मौका है। उसने जोर से चिल्लाकर इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। उसकी योजना काम कर गई। उसने सब ज़ॉम्बीज को बुलाया कि वे आकर सियांग बिन को खा ले। येना को ऐसा करते हुए देख सियांग बिन को और भी गुस्सा आ गया। गुस्से से भरे चेहरे के साथ उसने कसम खाई कि वो उसे मार डालेगा। जल्द ही इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी वहां जमा होने लगे और सियांग बिन को भागना पड़ा। येना को राहत मिली, लेकिन उसे अभी भी मिंजुन की चिंता थी। येना मन में सोच रही थी कि मिंजुन ठीक हो। कुछ देर बाद उसने देखा कि मंजुन अभी भी जिंदा है। येना ने भगवान का शुक्रिया किया कि मिंजुन ठीक है। उसने उसे छत पर चढ़ने के लिए कहा। अपनी बची कुची ताकत और एक लोहे की छड़ के सहारे मंजुन खुद को एयर कंडीशनर यूनिट तक खींच लाया। येना ने उसे हार न मानने के लिए प्रोत्साहित किया। जब वह पास आ गया तो उसने उसका हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ने में मदद की। वो उसकी चोट को लेकर चिंतित थी और पूछा कि क्या उसकी चोट ठीक है और क्या उसे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी ने काटा तो नहीं। मंजुन सौभाग्य से संक्रमितों से बच गया था, लेकिन उसे बहुत चक्कर आ रहे थे। फिर मिंज ने एना से पूछा, वो सियांग बिन कहाँ? तभी सियांग बिन का दूसरा साथी पीछा करते हुए उनके पीछे आ गया। उनका पीछा करने लगा और कहा कि वहीं रुक जाओ। अपने घाव को पकड़कर मंजुन खड़ा हो गया और येना से कहा कि उन्हें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। ये ने सिर हिलाया, जिसके बाद वह दोनों वहां से कूदने लगते हैं। कूदने से पहले येना पूछती है, क्या मिंजुन कूद सकता है? जिसके बाद मिंजुन ने उससे कहा कि उसकी चिंता ना करे और खुद पर ध्यान दे, बस भागे। फिर दोनों छत से कूद जाते हैं। छत से कूदने के कारण अब मिंजुन की चोटें और खराब हो गई थी, तो येना ने उसे अपने कंधे पर लाद लिया और कहती है कि बस थोड़ा और इंतजार कर लो, और आगे की तरफ चलने लगी। सौभाग्य से वे उस इलाके से दूर निकल गए। रात हो चुकी थी और चारों ओर ज़ॉम्बी के दहाड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थी। येना जानती थी कि आसपास संक्रमित ज़ॉम्बी जरूर होंगे। जैसा कि उम्मीद थी, रात में बाहर रहना बहुत खतरनाक था। आंखों में उदासी लिए मिंजुन जानता था कि अगर संक्रमितों ने उन्हें ढूंढ लिया तो वे मर जाएंगे। इसलिए उसने येना से अकेले भाग जाने को कहा। येना हैरान रह गई और मना कर दिया। कसम खाई कि वह किसी भी तरह छुपने की जगह ढूंढेगी। उसने वादा किया कि वह उसे किसी भी हालत में बचाएगी। अपनी तेज सूंघने की शक्ति की वजह से वे एक ऐसे इलाके में पहुंच गए जहां संक्रमितों की कोई गंध नहीं थी। एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी और दूर एक दरवाजा दिखाई दे रहा था। बिल्डिंग के अंदर बिजली थी। समय बर्बाद किए बिना वह चुपके से अंदर घुसी और अच्छे से जांचने के बाद जब उसे आसपास कोई संक्रमित ज़ॉम्बी महसूस नहीं हुआ तो उसने मिंजुन को अंदर लाकर तय किया कि वे थोड़ी देर वहीं आराम करेंगे। मिंजुन जमीन पर गिर पड़ा। लड़की ने जल्दी से उसका नाम लिया और येना मिंजुन के पास बैठकर पूछी, क्या वह ठीक है? मिंजुन घायल होने के कारण दर्द से कराह रहा था। मिंजुन की ऐसी हालत देखकर येना की आंखों में आंसू आ गए। वह उससे भीख मांगने लगी कि वह मरे नहीं, क्योंकि उसकी सांसें तेज चल रही थी। पहली बार उसने स्वीकार किया कि वह मेरी गलती थी। उसने माना कि अगर वह ना होती तो मंजुन अपने घर में सुरक्षित रह सकता था। उसी की वजह से उसने संक्रमितों का ध्यान आकर्षित किया और खुद को खतरे में डाला। उसी की वजह से उसे कंस्ट्रक्शन साइट तक घसीटा गया और वह इस हालत में पहुंचा। उसी की वजह से उसे स्कूल में भी तकलीफ झेलनी पड़ी। आंसुओं के साथ उसने उससे मिन्नत की कि वह मरे नहीं। उसी वक्त उसने पीछे से कदमों की आहट सुनी। एक परछाई दिखाई दी और वो घबरा गई। समझ नहीं पा रही थी कि कहीं कोई संक्रमित तो अंदर नहीं आ गया। तभी एक आदमी कुल्हाड़ी लिए अंदर आए। लड़की को देखकर वह हैरान था कि घुसपैठिए इंसान है, संक्रमित ज़ॉम्बी नहीं। उनमें से एक ने पूछा, क्या यह वही लड़की नहीं है जो पहले मिली थी? येना हैरान रह गई। फिर येना को याद आया कि यह वही आदमी है जिसने पहले उनकी मदद की थी। उसे जिंदा देखकर येना को राहत मिली। जब उन्होंने पूछा कि क्या मिंजुन घायल है, तो येना ने बताया कि मिंजुन बुरी तरह से घायल है और उसका खून बह रहा है। उनमें से एक आदमी घबरा गया और पूछा कि क्या मिंजुन को संक्रमित ज़ॉम्बी ने काटा है। येना ने सिर हिलाया और समझाया कि उसे काटा नहीं गया, बल्कि चाकू से घायल किया गया है। उसने मदद की गुहार लगाई, ये कहते हुए कि मिंजुन का बहुत खून बह रहा है। आदमी ने अपने साथी से पूछा कि क्या उसके पास फर्स्ट एड किट है, और दोस्त ने पुष्टि की कि वह उसके बैग में है। फिर उस आदमी ने येना से पूछा कि क्या वह ठीक है। येना ने कहा कि वह ठीक है। उसी पल दोस्त ने उसका मुंह दबा दिया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा जैसे उन्हें कोई बड़ा शिकार मिल गया हो, और सोचने लगे कि क्या करें। उन्होंने तय किया कि वे येना को घसीट कर ले जाएंगे। येना ने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन उनकी ताकत के आगे येना पूरी तरह बेबस थी और वे उसे बेहोश करने का मन बना चुके थे। तभी एक और आदमी वहां आया और उसने येना को छोड़ने का आदेश दिया। उसके हाथ में कील लगी बैट थी और उसने सबको 3 सेकंड में वहां से चले जाने को कहा। यह देखकर उन दोनों ने तय किया कि अब इस नए आदमी को ही मार डालेंगे।
उनमें से एक ने पिकैक्स निकाला और हमला कर दिया। नए आदमी ने अपना बैट गिराया, एक छोटा चाकू निकाला, वार को चकमा देकर सीधे हमलावर की गर्दन में चाकू घुसेड़ दिया। अपने साथी को मरता देख दूसरा हमलावर हैरान रह गया। उसने कुल्हाड़ी निकाली, उसका चेहरा पसीने से भीग गया और चेतावनी दी कि अगर उस आदमी ने कोई गलत हरकत की तो वो येना की गर्दन मरोड़ देगा। उस आदमी ने चाकू को ब्लेड से पकड़कर जोर से फेंका, जिससे दूसरा आदमी भी वहीं ढेर हो गया और येना बच गई। येना की आंखें हैरानी से खेल गई। उसने पहचान लिया, ये कंग हकचोल था, एक 18 वर्षीय उत्तर कोरिया से आया हुआ छात्र और सयंग हाई स्कूल में दूसरे वर्ष क्लास 3 का छात्र। अब दोनों हमलावर मर चुके थे। कंग ने मिंजुन को सुरक्षित जगह ले जाकर उसकी पट्टी की। उसने बताया कि सौभाग्य से घाव गहरा नहीं था और मिंजुन ठीक हो जाएगा। ऐसा लग रहा था कि वह खून बहने से कम बल्कि मारपीट या सदमे से ज्यादा गिर गया था। उसे कम से कम एक दिन का पूरा आराम चाहिए होगा। येना ने उसका धन्यवाद किया। वो थोड़ी उलझन में थी। कांग घावों की देखभाल में बहुत निपुण था और उसे हैरानी हो रही थी कि उसने ये सब कब और कैसे सीखा, क्योंकि काम ने बस इतना कहा कि ये सब उसने खुद ही समय के साथ सीख लिया था। येना ने सोचा कि इस तरह टांका लगाना सामान्य जानकारी से कहीं ज्यादा है। काम ने बात बदल दी और बताया कि ये इलाका बेहद खतरनाक है और पूछा कि वह यहाँ क्या कर रही है। येना ने बताया कि उन्होंने हेलीकॉप्टर से गिराया गया एक पर्चा देखा था। उसमें सुरक्षित क्षेत्रों में योंगज जिले का नाम था, इसलिए हम यहां आए। लेकिन पार्क सियांग बिन के साथियों ने उन्हें पकड़ लिया। जब कंग ने पूछा कि क्या सियांग बिन के गिरोह ने उन्हें पकड़कर कंस्ट्रक्शन साइट पर ले गए थे, तो येना ने सिर हिलाया। कंग ने फिर पूछा कि सियांग बिन का क्या हुआ। याना ने बताया कि जब वह भागी तो वहां सबको संक्रमित ज़ॉम्बी काट रहे थे। पूरी तरह अफरा तफरी थी। पार्क सियांग बिन भी संक्रमितों से भाग रहा था, लेकिन उसके बाद वह उसे नहीं देख पाई। कांग ने निष्कर्ष निकाला कि सियांग बिन शायद अभी भी जिंदा है। फिर उसने बताया कि योंगचन जिला अब सुरक्षित क्षेत्र सिर्फ अफवाह है। उसने विस्तार से बताया कि जब सियोल में अराजकता फैली थी तो वहां बचे हुए लोगों ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हर तरह के तरीके अपनाए और वास्तव में कुछ समय तक इसे रोकने में कामयाब भी रहे। उन्होंने अंदर आना मना है जैसे बोर्ड लगाए। यहां तक कि कुछ दिन पहले तक तो शायद ही कोई संक्रमित दिखता था, लेकिन जैसे जैसे व्यवस्था टूटने लगी, संक्रमितों की संख्या कल से फिर से बढ़ने लगी और अब इस क्षेत्र में संक्रमित लोगों से भी अधिक पागल लोग घूम रहे हैं। खासकर आप जैसी युवा महिलाओं के लिए मैंने बाहर कुछ भी नहीं देखा है। येना चौंक गई। कंग ने जोर देकर कहा, अगर आप बिना सुरक्षा के घूमती हैं और आपका अपहरण हो जाता है तो कौन जानता है कि क्या हो सकता है। इसलिए आपको सचमुच सावधान रहना होगा। न केवल योंगचन बल्कि उत्तरी सियोल का अधिकांश भाग अब मूलतः कानून विहीन है। दरअसल समय के साथ सियोल के बाकी हिस्से या अन्य क्षेत्र भी इसी तरह खत्म हो सकते हैं। येना उलझन में थी और पूछा, तब आप यहां क्यों हैं काम? कंग ने बस इतना कहा कि उसके अपने कारण है और बताया कि वो अगली सुबह होते ही गंगनम पार करने का प्लान बना रहा है, जिससे येना हैरान रह गई। उसने कांग से पूछा कि क्या उसने भी गंगुक के सील होने के बारे में सुना है। फिर उसे पर्चा याद आया जिसमें लिखा था कि सीलिंग उसी दिन से शुरू हो गई थी। कांग ने सिर हिलाकर पुष्टि की कि हालात और बिगड़ गए हैं। उसे नहीं पता था कि पूरा गंगुक पूरी तरह सील हो गया है या नहीं, लेकिन हान नदी पर गंगनम तक जाने वाले पुल कम से कम 2 दिनों से बंद थे। इसके अलावा पुलों और हान नदी पार के आसपास बड़ी संख्या में संक्रमित ज़ॉम्बी जमा हो गए थे, इसलिए अब वहां पहुंचना लगभग नामुमकिन था। जब यह सब शुरू हुआ तो लोग दक्षिण की ओर ऐसे भागे जैसे कोई युद्ध चल रहा हो, और जब सरकार ने अचानक पुल बंद कर दिए तो पूरी तरह अराजकता फैल गई। इसी के चलते हान नदी के पास संक्रमितों की भारी भीड़ जमा हो गई। येना और उलझन में पड़ गई। सोचने लगी कि काम को यह सब कैसे पता चला। उसने बताया कि यह जानकारी उसे उन बचे लोगों से मिली है जिन्होंने खुद पुलों की जांच की थी। उन्होंने उसे फोटो भी दिखाए थे, इसलिए जानकारी भरोसेमंद थी। येना के मन में डर घर करने लगा, लेकिन कंग ने समझाया कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अगर वे पैडल बोट या छोटी नाव मिल जाए तो शायद हम नदी पार कर सकते हैं। हालांकि उन्हें वहां मंडराते संक्रमितों से बचना पड़ेगा। येना को यकीन नहीं था कि गंगनम सच में सुरक्षित है। आखिरी बार उसने सुना था कि संक्रमित सिर्फ सियोल में ही नहीं, पूरे देश में फैल रहे हैं। कंग ने माना कि गंगनम पूरी तरह सुरक्षित होने की कोई गारंटी नहीं है। फिर भी उसकी छोटी बहन को वहीं एक शेल्टर में ले जाया गया था, इसलिए उसे किसी भी कीमत पर वहां पहुंचना ही था। यह सुनकर येना ने पूछा कि वह अपनी बहन से कैसे बिछड़ गया। कंग की नजरें नीचे झुक गई और उसने बताया कि यह सब शुरू होने के अगले दिन वह, उसकी बहन और चाचा पास के एक अस्थायी शेल्टर में चले गए थे। जल्द ही वहां फौज आई। उन्होंने कहा कि गंगवुक बहुत खतरनाक है और वे कुछ बचे लोगों को दूसरी जगह ले जाएंगे, लेकिन सबसे पहले बुजुर्गों और बच्चों को ले जाया जाएगा, इसलिए उसे रुकना पड़ा। सैनिकों ने कहा कि वे जल्द लौटेंगे,
जब कांग ने पूछा कि उसकी बहन को कहाँ ले जाया जा रहा है, तो एक सैनिक ने बताया कि उसे गंगनम के शेल्टर में भेजा जा रहा है, लेकिन यह सब झूठ था। फौज दोबारा कभी नहीं लौटी। चिंतित येना ने उसके चाचा के बारे में पूछा। उसने बताया कि थोड़ी देर बाद ही शेल्टर में एक संक्रमित ज़ॉम्बी घुस आया और सब कुछ अफरा तफरी में बदल गया। वो और उसके चाचा भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन आखिर में उसके चाचा नहीं बच सके। येना के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। फिर कंग ने अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया और बताया कि वह सुबह होते ही निकल जाएगा। उसने जोर देकर कहा कि एक दिन की भी देरी हालात को और खराब कर देगी। येना फिर घबरा गई और जल्दी से उसे रुकने को कहा। उसने पूछा कि क्या वो उन्हें भी साथ ले जाएगा, यह बताते हुए कि वे भी गंगानम जाने का सोच रहे हैं। कंग ने मना कर दिया। उसके अनुभव में 3 से ज्यादा लोगों के साथ चलना बहुत जोखिम भरा था। उसने समझाया कि बड़े ग्रुप में अनहोनी की संभावना बढ़ जाती है और अक्सर कम से कम एक आदमी मारा ही जाता है। ऊपर से मिंजुन को कम से कम एक दिन पूरा आराम चाहिए। येना ने मिन्नत की। बताया कि उसने सुना है मंजुन की मां भी गंगनम में है, उन्हें किसी भी तरह वहां पहुंचना ही होगा। सच कहूं तो वे दोनों अकेले नहीं जानते कि क्या करें या कैसे भागे। उसने उससे भीख मांगी, यहां तक कि कहने लगी कि अगर वह कहे तो घुटनों के बल बैठकर भी मिन्नत करेगी। कंग कुछ पल चुप रहा, फिर बोला कि वह बहुत बदल गई है, जिससे येना थोड़ी उलझन में पड़ गई। हालांकि वे क्लासमेट थे, लेकिन उसने कभी उसे अच्छे से नहीं जाना था। पर अब वो स्कूल के दिनों से बहुत अलग लग रही थी। उसने बैग कंधे पर टांगा और कहा कि वह आगे की टो लेने जा रहा है। वादा किया कि सुबह मिंजुन के जागने के बाद वे फिर बात करेंगे और उसे आराम करने को कहा। येना ने दिल से उसका धन्यवाद किया। कुछ घंटे बाद जब सूरज निकला, येना सो रही थी। कांग ने धीरे से उसे जगाया और पूछा कि जब वो कंस्ट्रक्शन साइट से भागी थी तो क्या उसने सच में पाक सियांग बिन की हालत की पुष्टि नहीं की थी। उसने सिर हिलाया और पूछा कि वह ये क्यों पूछ रहा है। कंग ने बताया कि वह वहां दोबारा जाने का सोच रहा है। अगर उनका स्कूटर या स्केटबोर्ड अब भी वहां है तो वो उन्हें ले सकता है। ऊपर से उसे कुछ और चीजें भी चेक करनी है। येना घबरा गई और उससे वहां ना जाने की गुहार लगाने लगी। उसने तर्क दिया कि अब तक बैरिकेड्स गिर चुके होंगे और वह जगह संक्रमितों से भरी होगी। वहां मौजूद ज्यादातर लोग अब तक संक्रमित हो चुके होंगे और पाक सियांग बिन पर भी जरूर हमला हुआ होगा। उसे चिंता थी कि अगर कंग वहां गया तो उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। कंग हल्की मुस्कान के साथ बोला कि कंस्ट्रक्शन साइट सिर्फ 300 मीटर दूर है। फिर उसने पूछा कि क्या वह कुछ सुनना चाहती है। क्या उसे पता है कि जब वह सिर्फ 12 साल का था तब उसने अपने छोटे भाई बहनों के साथ उत्तर कोरिया से कैसे भागकर जान बचाई थी। उसने बताया कि वे 10,000 किमी का सफर तय करके यहां पहुंचे थे। उनके लिए ब्रोकर ढूंढना एक सपने जैसा था, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक चाचा थे जो पहले ही दक्षिण कोरिया निकल चुके थे। वे भूतों जैसी निगरानी से बचते हुए उत्तर कोरिया के अंदरूनी हिस्से से तुम्हें नदी को पार कर गए। बिना किसी ब्रोकर के वे पुलिस और चेक पोस्ट से छिपते रहे। चीन पार कर गए, लाओस से होते हुए थाईलैंड पहुंचे। भागने में लगभग 2 साल और 10,000 किमी का समय लगा। इस सफर में उन्होंने अपने एक छोटे भाई को खो दिया, जिसकी मौत पर उन्हें आज भी यकीन नहीं होता। येना उसकी बात को सुनकर हैरान रह गई। उसने येना से कहा कि वह मिंजुन का ख्याल रखे जब वह जागेगा और वादा किया कि वह जल्दी लौट आएगा। येना के पास कंग पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। कुछ ही मिनटों बाद कंग को कहीं चढ़ते हुए देखते हैं। अब कंग कंस्ट्रक्शन साइट पहुंच गया। वह छत पर चढ़ गया। उसे देखना था कि वह कमीना पाक सियांग बिन मरा है या किसी तरह अब भी जिंदा है। उसी समय दूसरी तरफ मिंजून जागना शुरू हो गया। यह देखकर येना खुश हुई, लेकिन मिंजून कंफ्यूज था क्योंकि उसे पता नहीं था कि वह कहां था। इसलिए उसने उठते ही पूछा वो कहां। फिर उसने बताया कि वे कांग के घर पर है, यह कहते हुए कि उसने उसके घावों का इलाज किया था। मिंजून सदमे में था और उसने पूछा कि क्या उसका मतलब कांग से है जो उनकी कक्षा का था। येना ने सिर हिलाया और समझाया कि हां, वे कंस्ट्रक्शन साइट से भागने के बाद कंग से टकरा गए थे। मिंजून ने गहराई से सोचा कि कंस्ट्रक्शन साइट पर किमुजून के साथ दूसरी मंजिल से गिरने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहा। शायद उसकी चोट इतनी गंभीर थी कि वह सब कुछ भूल गया। उसे बस इतना याद था कि येना उसे चलने में मदद कर रही थी। अचानक येना ने मिंजून का हाथ पकड़ा और आंखों में आंसू के साथ राहत महसूस की, क्योंकि वह चिंतित थी कि कहीं मिंजून मर ना जाए। मिंजून येना को अपना हाथ पकड़े देखकर सदमे में आ गया और शर्मा गया। मिंजून को इस तरह शर्माता देख येना ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और मिंजून को मारने लगी। फिर येना मिंजून से परेशान होकर पूछती है, तुम्हें खुद को चाकू लगने देने के लिए किसने कहा था। बेशक वह आभारी थी कि उसने उसकी मदद की थी, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी लापरवाही थी। अगर मिंजून मर गया होता तो उसे कैसे पता चलता कि क्या करना है। अब वो गुस्सा थी। मिंजून ने उसे परेशान करने के लिए उससे माफी मांगी।
येना ने उससे माफी मांगना बंद करने और इसके बजाय उसका धन्यवाद करने के लिए कहा, क्योंकि उसे कंस्ट्रक्शन साइट से यहां तक ले आना उसके लिए बहुत मुश्किल था। जिससे परेशान होकर मिनजून कहता है, तुम चाहती क्या हो? मैं क्या कहूं? फिर येना ने यह भी बताया कि कम ने कहा था कि उसे एक दिन का आराम करना चाहिए, इसलिए आज आराम करो और हम कल सुबह देखेंगे कि क्या करना है। तभी मिनजून को याद आया कि गैंगबक को बंद किया जा रहा था, इसलिए उनके पास बैठने का समय नहीं है। तभी अचानक उसके घाव में दर्द होने लगा, जिससे वह चिल्लाने लगा और यह देखकर येना ने उसे हिलना बंद करने के लिए कहा। कुछ ही मिनटों बाद किसी ने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। ये कंग था। अंदर आते ही उसने एक बैकपैक फर्श पर फेंक दिया। ये वही बैकपैक था जो मिनजून हमेशा स्कूल में रखता था। उसने कहा कि यह उसे कंस्ट्रक्शन साइट की दूसरी मंजिल पर मिला था और क्योंकि इसमें उसके कपड़े और निजी सामान थे, उसे लगा कि उसे इसकी जरूरत होगी। उसमें काफी इमरजेंसी फूड भी था, इसलिए वह उसमें से कुछ ले आया था। मिनजून को बैकपैक फिर से देखकर राहत मिली, क्योंकि ये उसकी मां ने उसके लिए खरीदा था। कांग को मिनजून का चश्मा भी मिला था, जो वो मिनजून को दे देता है। मिनजून ने उसका धन्यवाद किया, क्योंकि उनके बिना उसे बहुत परेशानी होती। कांग ने कुछ चिंतित होकर पूछा कि मिनजून कैसा महसूस कर रहा है। लड़के ने कहा कि वह ठीक है, लेकिन थोड़ा चक्कर आ रहा है। एक जिज्ञासु नजर से येना ने सोंगबिन के बारे में पूछा। कंग ने खुलासा किया कि जब वह कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा तो सोंगबिन के सभी दोस्त संक्रमित हो गए थे, लेकिन सोंगबिन खुद वहां नहीं था और स्कूटर भी गायब था, शायद क्योंकि उसने उसे ले लिया था। इसके अलावा स्केटबोर्ड टूट गया था। येना जानती थी कि अब जब सोंगबिन जिंदा है तो वे उससे फिर मिलेंगे। कंग ने उसे ज्यादा चिंता ना करने के लिए कहा। हालांकि वह लड़ाई में हार सकता है, लेकिन अगर मारने की बात आती है तो वह जीत जाएगा। कंग ने विषय बदल दिया और बताया कि जैसा कि उसने एक दिन पहले कहा था, वो गैंगबक से भागने की योजना बना रहा था। फिर उसने उनसे पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि वह उसके पीछे आ सकते हैं। एक सेकंड की भी हिचकिचाहट के बिना मिनजून ने सिर हिलाया। वो अब जाने के लिए तैयार था, लेकिन येना ने उसे याद दिलाया कि उसे कम से कम एक दिन आराम करने की जरूरत है। कंग को लगा कि येना सही है और उसने मिनजून के थोड़ा ठीक होने के बाद आगे बढ़ने का फैसला किया। मिनजून ने कहा कि वह ठीक है और उन्हें याद दिलाया कि अगले दिन तक हालात और खराब हो सकते हैं। कंग ने एक मार्कर निकाला और मिनजून से ज्यादा जल्दी ना करने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें जाने से पहले अभी भी एक उचित योजना बनानी थी। उसने चेतावनी दी कि अगर वे जल्दी करेंगे तो वे मुसीबत में पड़ सकते हैं। फिर उसने बताया कि उसने इस पर ध्यान से सोचा था और उसका मानना था कि लाइन 5 का उपयोग करके हान नदी को पार करने का एक और तरीका था। मिनजून सदमे में था, क्योंकि लाइन 5 सबवे सुरंग थी जो हान नदी के नीचे से गुजरती थी। येना को नहीं पता था कि क्या यह वास्तव में ठीक था, क्योंकि वह सबवे एक हाई डेंसिटी प्लेस है, जिसके कारण शायद वहां बहुत सारे संक्रमित लोग होंगे। कांग जानता था कि लाइन 5 में हर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म स्क्रीन के दरवाजे थे। उसने उन्हें समझाया कि एक बार जब वे प्लेटफॉर्म स्क्रीन के दरवाजे पार कर लेते हैं तो सुरंग में संक्रमित होने की संभावना बिल्कुल कम थी, जिसका मतलब है वो आसानी से वहां से निकल सकते हैं। बेशक उसने स्वीकार किया कि स्टेशन में प्रवेश करना और दरवाजों को पार करना मुश्किल होगा। उसने ये भी माना कि शायद बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास यही विचार होगा और शायद सरकार ने लाइन 5 सुरंग का रास्ता भी बंद कर दिया होगा। फिर भी उसे लगा कि यह देखने लायक है। उसने कहा कि वहां से सबसे नजदीक लाइन 5 स्टेशन जांगहन स्टेशन था, लेकिन जैसा कि वे जानते थे वहां तक पैदल चलना काफी दूर था। उसने चेतावनी दी कि खासकर एक बार जब वे इस एरिया को छोड़ देंगे और जांगहन जिले में प्रवेश करेंगे तो चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी। शाम हो चुकी थी और कंग ने एक व्हाइट बोर्ड पर कई नियम लिखे। पहला था जल्दी ना करना। गैंगबक पहले ही बंद कर दिया गया था, इसलिए उन्हें जल्दी या खुद को बहुत ज्यादा पुश नहीं करना है। अगर उन्हें कोई सुरक्षित जगह मिलती है तो वे वहां कुछ दिनों के लिए ठीक होने और हालात का फिर से जायजा लेने के लिए रुकेंगे। उसने फिर याद दिलाया कि कभी भी जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ना है। दूसरा नियम यह था कि जब किसी दूसरे क्षेत्र में छानबीन करने के लिए बाहर निकलना पड़े तो केवल 1 या 2 लोगों को ही जाना चाहिए और संभव हो तो तीनों को एक साथ जाने से बचना चाहिए। और अंत में तीसरा नियम था कि अगर कोई गंभीर जानलेवा स्थिति सामने आती है तो उन्हें कभी भी किसी और के लिए खुद को सैक्रिफाइस नहीं करना है। उसने समझाया कि उदाहरण के लिए भले ही वे भाग कर बच सकते थे, उन्हें अपनी जान की कीमत पर किसी और की मदद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। यहां तक कि वो खुद भी अगर ऐसी स्थिति में होता तो वह जीवित रहने के लिए जो भी करना पड़ता वह करता, यह जोर देते हुए कि उन्हें कभी भी किसी और के लिए खुद को बलिदान करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगले दिन सूरज उगा और सभी जाने के लिए तैयार हो गए। कांग ने मिनजून को एक हथियार के रूप में अपना बैट देने का फैसला किया। यह देखकर येना डर गई, क्योंकि हथियार डरावना लग रहा था। कांग ने समझाया कि यह केवल संक्रमितों से निपटने के लिए ही नहीं बल्कि बुरे लोगों को डराने के लिए भी था, क्योंकि ऐसा कुछ पास होना अच्छा था।
उसने यह भी कहा कि इसे बस हाथ में पकड़ कर रखने से दूसरे इंसान उन पर हमला करने से पहले एक बार सोचेंगे। इस तरह का हथियार होने से दूसरों के लिए उनसे उलझना मुश्किल हो जाता था। इसके अलावा जैसा कि वे पहले से ही जानते थे संक्रमित उन पर हमला करेंगे और उन्हें मारने की कोशिश करेंगे, तो काउंटर अटैक करते समय उन्हें अपना बेस्ट देना है। वो नुकीला बैट संक्रमितों के दिल या दिमाग को छेद सकता था अगर उसे पर्याप्त तरीके से घुमाया जाए। मिंजुन को बैट प्रभावशाली लगा। अब जब सब कुछ तैयार था तो उन्होंने निकल पड़ने का फैसला किया। दिन का समय था और तीनों कंग के अपार्टमेंट से निकलकर सड़कों पर चलने लगे। मिंजुन को एक संदेह था। उसे नहीं पता था कि क्या एक संक्रमित को मारना उसके लिए ठीक होगा, क्योंकि वे भी आम लोग थे और उनके भी परिवार थे। वे खुद की मर्जी से हमला नहीं कर रहे थे। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उन्हें मारकर वह भी एक हत्यारा बन जाएगा, और क्या होगा अगर देश की न्याय प्रणाली अभी भी बरकरार होगी, तो क्या बाद में मुझ पर इसके लिए एक्शंस लिए जाएंगे। जब मिंजुन विचलित था, कांग ने उसका नाम लिया और उसका ध्यान खींचा। यह देखकर कि वह बेकार के विचारों और चिंताओं में था, उसने मिंजुन को ऐसे विचारों को छोड़ देने के लिए कहा। उसने साफ किया कि यह जीवन या मृत्यु का मामला है। अगर वह जिंदा रहना चाहता है तो उसे सतर्क रहना होगा। यदि वह हिचकिचाएगा तो वो तुरंत मारा जाएगा। मिंजुन ने उसकी बात सुनी और कहा कि मैं तुम्हारी बात समझ गया। उसी टाइम एक डरे हुए अंदाज में येना ने उनका ध्यान खींचा और दूसरे रास्ते से जाने का सुझाव दिया, क्योंकि उसे लगा कि वहां बहुत सारे इफेक्ट्स होंगे। कंग कंफ्यूज था क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे ये कैसे पता चला। येना ने बताया कि वह किसी तरह गंध से इसे महसूस कर सकती है, ये समझाते हुए कि जब कोई इन्फेक्टेड पास होता है तो वो उसे सूंघ सकती है और उसे इस रास्ते में विशेष रूप से तेज गंध आ रही है। कांग यह देखकर सदमे में था कि वो महसूस कर सकती थी कि इन्फेक्टेड कहाँ थे, लेकिन येना ने स्पष्ट किया कि वह सटीक स्थान का पता नहीं लगा सकती। ये एक भावना से अधिक था। उसने समझाया कि ये 100% सुनिश्चित नहीं था कि वे हमेशा इन्फेक्टेड हो, क्योंकि कभी कभी ये सिर्फ एक मानव शव होता है, और अगर वहां 1 या 2 इन्फेक्टेड ना हो तो उनका पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और उसे वास्तव में तब तक पता नहीं चलता था जब तक वे बहुत करीब ना हो। मंजुन कुछ हैरान था, लेकिन फिर उसे याद आया कि पहले भी कई बार येना गंध के प्रति असामान्य रूप से सेंसिटिव रही थी। कंग ने आगे जाकर देखने का फैसला किया और कोने पर मुड़ते ही उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। उसने देखा सड़क इन्फेक्टेड से भरी हुई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि येना सच में संक्रमितों को महसूस कर सकती थी। कंगेना और मिंजुन के पास लौट आया। ये बताया कि याना सही थी। वे इस रास्ते से नहीं जा सकते थे। इस रास्ते से जाना मानो आत्महत्या करना। तभी मिंजन का ध्यान किसी चीज ने खींचा। उसने कंग से ऊपर देखने के लिए कहा। इमारतों में से एक की छत पर एक इन्फेक्टेड सैनिक था। यह देखकर कंग सदमे में आ गया। उसने भागना शुरू कर दिया और उन्हें अपने पीछे आने के लिए कहा। कुछ ही मिनटों बाद वे एक इमारत में प्रवेश कर गए जहां कोई इन्फेक्टेड नहीं था और सीढ़ियों से ऊपर चले गए। याना कंफ्यूज थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि वे यहां क्यों आए हैं। फिर दूरबीन का उपयोग करते हुए कंग ने खिड़की से देखना शुरू कर दिया। उसने देखा वह कम से कम 3 सैनिक हैं। वे सभी इन्फेक्टेड हैं, लेकिन एक इन्फेक्टेड सैनिक के पास एक राइफल है। मिंजुन कंफ्यूज था क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या कंग उस राइफल को लेने की सोच रहा था, और उसे आश्चर्य हुआ कि क्या सच में कंग उस राइफल को चुराने के बारे में सोच रहा है। क्या उन्हें इसे बस छोड़ने ही देना चाहिए? कंग ने कहा कि अगर 3 से अधिक संक्रमित है तो उनके लिए उनको हराना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा उसे यह भी नहीं पता कि उस राइफल में कोई गोली है कि नहीं। तभी मंजुन ने कहा, भले ही वे राइफल लेने में कामयाब हो जाए, इसे फायर करने से बहुत तेज आवाज होगी और सभी इन्फेक्टेड अट्रैक्ट होंगे, और इसके अलावा उन्हें यह भी नहीं पता था कि इसका उपयोग कैसे करना है। कांग ने कहा कि वह इसका उपयोग करना जानता है और कहा कि उन्हें उस राइफल की जरूरत है, इसीलिए वे इसको लेने के लिए जाएंगे। येना को लगा कि मिंजुन की बात सही थी। उसने चौंकते हुए पूछा कि कांग इतनी छोटी जगह में 3 जंबी से निपटने की योजना कैसे बना रहा है। उसने यह भी कहा कि वे राइफल कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये सैनिक के कंधे पर लटकी हुई है, जिसका मतलब है कि उन्हें इसे लेने के लिए जॉम्बी को मारना होगा। मिंजुन को कुछ चिंता हुई। उसे अपनी गेमिंग नाइट्स याद आने लगी जब वो सारी रात जॉम्बीज वाला गेम खेला करता था और अपनी गन से उन्हें मारा करता था। चिंता की एक लगातार भावना उसके दिमाग में बनी रही। वह जानता था कि किसी दिन उन्हें उस राइफल की सख्त जरूरत होगी। एक पल की भी हिचकिचाहट के बिना उसने कांग के साथ सहमति जताई और फैसला किया कि राइफल लेने के लिए जाना अच्छा है। येना कंफ्यूज थी। उसने कहा कि क्या मिंजुन का दिमाग खराब हो गया है। उसने पूछा कि उन्होंने उन जॉम्बी से निपटने की योजना कैसे बनाई। उसे पता था कि बस वहां पहुंचना ही काफी मुश्किल है। कांग ने मिंजुन के साथ जाने का फैसला किया और येना को वहीं छिपने के लिए कहा जहां वह अभी है। ये ने आ भरी, लेकिन फिर मदद करने को कहा, ये पूछते हुए कि वो क्या कर सकती है।
कांग ने समझाया कि जगह बहुत छोटी है और अगर तीनों जाते हैं तो यह और खतरनाक हो जाएगा। उसने येना से कहा कि उसके लिए छिपे रहना बेहतर है और उसे अपने बैकपैक देखने का काम दिया। फिर कांग और मिंजून निकले और जॉम्बी सैनिकों वाली इमारत की ओर बढ़े। लकीली इस एरिया में ज्यादा जॉम्बी नहीं थे और वे बिना किसी आवाज के बचते बचाते सीढ़ियों तक पहुंच गए। कांग ने मंजून से कहा कि चढ़ते समय रेलिंग पकड़ ले। उसने फिर पूछा कि क्या मिंजून जॉम्बी से नहीं डरता क्योंकि वो बिना हिचकिचाहट के आगे बढ़ रहा है। मिंजून ने जवाब देते हुए कहा कि वह केवल थोड़ा नर्वस है। सीढ़ियों का उपयोग करते हुए वे छत पर पहुंच गए जहां 3 जॉम्बी सैनिक थे। कांग ने झांका और जॉम्बी को छत पर घूमते देखा। उम्मीद के मुताबिक वहां केवल 3 जॉम्बी सैनिक थे, लेकिन वे एक साथ झुंड में थे, जिससे उन्हें मारना बहुत मुश्किल होने वाला था। मिंजून को येना की बात याद आई कि कांग चाकू फेंकने में अच्छा था और उसने पूछा कि क्या वो उनका उपयोग करने की योजना बना रहा है। कांग ने फिर बताया कि एक फेंका हुआ चाकू एक जॉम्बी को मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसने कहा कि उन्हें 10 सेकंड के अंदर तीनों जॉम्बी को मारना है। यह सुनकर मिंजन सदमे में आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे 10 सेकंड में 3 जोम्बी को कैसे मार सकते हैं। कांग अकेले ऐसा नहीं कर सकता था और उसे मिंजून की मदद की जरूरत थी। उसने अपनी योजना समझाई। वो पहले सबसे पास वाले पर हमला करेगा, फिर दूसरे 2 उस पर आएंगे और उसी समय मंजून को बैट से एक को मारना है। यह सुनकर मिंजून चिंतित महसूस कर रहा था। यह अस्पष्ट था कि अगर कुछ गलत हुआ तो क्या होगा। कांग ने उसे कहा कि चाहे कुछ भी हो उसे एक को मार गिराने पर ध्यान देना है और खुद को काटने नहीं देना है। उसने पूछा कि क्या वो ये कर सकता है। फिर मिंजून ने जमीन की ओर देखा। वो कंफ्यूज था और उसे क्या कहना है ये नहीं पता था। कांग उसकी हिचकिचाहट को समझ गया और उसे याद दिलाया कि सबसे पहले जीवित रहना है। वे जीवित रहने के लिए जो भी करना पड़े वह करेंगे। मंजून की आंखें दृढ़ संकल्प से चमकने लगी। उसने पहले की छत की घटना से समझा कि यह चीजें अब इंसान नहीं थी। जब जोम्बी विचलित थे, कांग एक बक्से पर चढ़ गया। जब उसने छत पर छलांग लगाई और उतरा तो जोम्बी चीखे और उस पर टूट पड़े। कांग ने अपनी छोटी चाकू निकाली ये जानते हुए कि उसे उन्हें मारने के लिए तुरंत एक जानलेवा वार करना होगा। लेकिन जैसे ही उसने झपट्टा मारा, पहला जोम्बी ठोकर खाकर गिर गया, जिससे वो थोड़ा भटक गया। उसे पता था कि उसे कम से कम एक को जल्दी से मार गिराना है। तभी एक और जोम्बी ने झपट्टा मारा, लेकिन कांग तेज था और उसने उसकी गर्दन पर वार किया। हालांकि कट गहरा नहीं था। राइफल ले जाने वाले जोम्बी ने कांग को पकड़ लिया। कांग ने चिल्लाकर मिंजून को इशारा किया। मिंजून बैट के साथ आया और उसने उस जोम्बी को जोर से मारा जिसे कांग ने अभी अभी घायल किया था। भले ही वार ठोस था पर जोम्बी मरा नहीं था। वो मिंजून पर हमला करने लगा जिससे वो घबरा गया। कांग को विश्वास नहीं हो रहा था कि जोम्बी इस वार से नहीं मरा था। इसके तुरंत बाद वो उस पर हमला करने लगा। जैसे ही कांग राइफल ले जाने वाले जोम्बी को काटने से रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था, उसे एहसास हुआ कि उन्हें पहले इसे खत्म करना होगा। एक पल की भी हिचकिचाहट के बिना उसने अपनी चाकू जोम्बी के गले में घोंप दी। उसका भारी शरीर कांग के ऊपर गिर गया, जिससे उसकी चाकू गिर गई। कांग घबरा गया। तीसरा जोम्बी हमला करने वाला था। एक जोम्बी मंजून पर हमला कर रहा था और दूसरा कांग पर आ रहा था। इस बिंदु पर कांग केवल प्रार्थना कर सकता था। अब जब राइफल ले जाने वाला जोम्बी मर चुका था, कांग ने हथियार पकड़ा और एक राउंड चेंबर करने के लिए फंबल किया, यह प्रार्थना करते हुए कि उसमें कम से कम 2 गोलियां हो। उसने जोम्बी को सिर में गोली मार दी, उसे तुरंत मार डाला। इस बीच मंजून ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था। उस पर हमला करने वाला जोम्बी बहुत मजबूत था। कांग ने बचे जोम्बी पर राइफल का निशाना साधा और मिंजून को बहादुर होने के लिए सराहा। उसने एक नौसेखिया होने के बावजूद यह खुलासा करते हुए कहा कि यह तो बस शुरुआत थी। कांग ने फायर किया। उसी समय येना, जो बैकपैक देख रही थी, उसने 2 गोलियों की बहरा कर देने वाली आवाज सुनी। वो खड़ी हुई और दूरबीन का उपयोग करते हुए मिंजून और कांग को देखने लगी। उसने उन दोनों को छत पर खड़े देखा और उन्हें सुरक्षित देखकर राहत महसूस की। मिंजून ने ज्यादा मदद ना करने के लिए माफी मांगी, लेकिन कांग असहमत था, ये कहते हुए कि मिंजून ने एक को विचलित करके उसे बचाया था। उसने आगे कहा कि उन्हें बाद में ठीक से निशाना साधना चाहिए। मिंजून को कांग का निशाना अविश्वसनीय लगा। उसने पूछा कि क्या कांग ने पहले इसका अभ्यास किया था। कांग ने जवाब दिया, जब मैं 12 साल का था तब केवल कुछ बार। आगे कहते हुए कि यह पहली बार था जब उसने बाएं हाथ से गोली चलाई थी। यह भाग्यशाली था कि उसने मिंजून को नहीं मारा था। कांग ने यह जांचने के लिए राइफल से मैगजीन निकाली कि कितनी गोलियां बची थी। जब वह गिन रहा था, मिंजून खोए हुए भाव से जमीन की ओर घूर रहा था। गोलियों की आवाज के कारण और अधिक जंबी पास आ रहे थे। कांग जानता था कि उन्हें जल्दी करनी होगी और मिंजून से मृत सैनिकों के शरीर में
और गोला बारूद की जांच करने के लिए कहा। कई मिनट बीत गए। येना दूरबीन से देखती रही, ये सोचकर कि मिंजून और कांग अभी तक नीचे क्यों नहीं आए थे, क्योंकि उसने उन्हें कुछ समय से नहीं देखा था। उसने नीचे जाकर उनका इंतजार करने का फैसला किया, लेकिन तभी उसे गर्जना की आवाजें सुनाई देने लगी। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसने ज़ॉम्बी को उस इमारत के पास इकट्ठा होते देखा जहां मिंजून और कांग थे। वह जानती थी कि वो अब नीचे नहीं जा सकती। उसे यकीन नहीं था कि उसे वहीं इंतजार करना है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे नहीं पता था कि वे वापस आ पाएंगे या नहीं। तभी येना का ध्यान एक ज़ॉम्बी पर गया जो सीधे येना की ओर घूर रहा था। जब उसने येना को देखा तो ज़ॉम्बी मुस्कुराने लगा। येना की आंखें डर से चौड़ी हो गई। येना नीचे झुककर बैठ गई। येना डरते हुए सोचने लगी, क्या वह ज़ॉम्बी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था? फिर हम सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनते हैं। धीरे धीरे आवाज तेज होने लगती है और हम एक झुंबी को देखते हैं। फिर हम याना को देखते हैं जो सामान के पीछे छुप कर बैठी है। चलने की आवाज सुनकर उसे शक होता है और वह सोचती है ये सेंस नहीं बना रहा। जाने से पहले मिंजुन और कांग ने पक्का सेकंड फ्लोर का रास्ता बंद किया था और उन्होंने प्रवेश द्वार को बहुत सारे सामान से ब्लॉक भी किया था। इसके बावजूद वो यहां तक कैसे आ गया? तभी चलने की आवाज और तेज होने लगती है। याना घबराती हुई सोच में पड़ जाती है, ये कैसे हो सकता है? एक बिना दिमाग का इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी ये सब कैसे कर सकता है? तभी हम झुंबी को देखते हैं जो ऊपर सेकंड फ्लोर पर आ रहा है। ज़ॉम्बी सेकंड फ्लोर पर आकर कुछ सेकंड रुकता है, फिर अपना चेहरा पीछे घुमाता है और याना को देख लेता है। तभी अचानक से ज़ॉम्बी याना के सामने आ जाता है, जिसे देखकर याना बहुत घबरा जाती है। तभी पीछे से ज़ॉम्बी के सिर पर एक जोरदार बैट पड़ता है, जिससे झुंबी मर जाता है और ज़ॉम्बी का खून सीधे याना के मुंह पर लगता है। ये और कोई नहीं बल्कि मिंजून और कांग होते हैं। कांग याना से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? इसके बाद दृश्य बदलता है और हम कांग को देखते हैं जो याना से पूछ रहा था उस झुंबी ने तुम्हें देखकर स्माइल किया, जिसका जवाब देते हुए याना ने कहा, हाँ, मानो जैसे वो इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी ना हो बल्कि एक आम इंसान हो। उसने आगे भी कहा, मैंने ये सिचुएशन पहले भी देखी है। तभी कांग कहता है, पर उसे देखने से लगता है वो डेफिनेटली एक झुंबी है, और इसके अलावा मैंने मेन डोर को सामान के साथ ब्लॉक किया था। ये बहुत मजबूत नहीं था, पर कोई झुंबी इसे हटा नहीं सकता था। पर सामान बिखरा हुआ था और दरवाजा भी टूटा हुआ था। यह ऐसा लगता है जैसे यह काम जानबूझकर किया गया हो, जबकि मेरी जानकारी के अनुसार इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी सिर्फ आक्रामक प्रवृत्ति के ऊपर ही हमला करते हैं, और वह इतनी सोच समझकर कोई काम नहीं कर सकते। और पूछता है, क्या उसने कोई और इमोशंस या कुछ और हरकत की? जिसका जवाब देते हुए याना बताती है, नहीं, मुझे याद नहीं। तभी मिंजन पानी भरता हुआ बोलता है, यह सिर्फ एक थ्योरी है, पर हो सकता है कुछ इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी स्पेशल हो, और शायद जैसे तुमने बताया वह इवॉल्व कर रहे हो। जो सुनकर कांग कंफ्यूज हो जाता है, जिसके बाद मिजुन आगे एक्सप्लेन करता है, जल्द ही वह क्लाइंब करना, जंप करना और एक दूसरे से कम्युनिकेट करना भी सीख लेंगे। वो धीरे धीरे और इंटेलिजेंट और साथ ही और ज्यादा फिजिकली अच्छे हो जाएंगे। वे लगभग बेहोशी जैसी हालत में होंगे, लेकिन उनमें सिर्फ गुस्से की भावना होती है। जो सुनकर कांग पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता है? जिसका जवाब देते हुए मंजुन कहता है, ये बस एक अंदाजा है, मुझे यकीन नहीं है। ये अजीब लग सकता है, लेकिन इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी मुझे उस गेम की याद दिलाते हैं जो मैं पहले खेला करता था। मैं उस गेम का इतना दीवाना था, शायद ये सिर्फ मेरी कल्पना ही हो। जिसके बाद कांग कहता है, ये सुनने में बकवास लग रहा है। तभी आना कहती है, तुम्हारा मतलब है हम अभी एक गेम के अंदर है? जिसका जवाब देते हुए मंजुन कहता है, नहीं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, भूल जाओ मैंने जो कहा। जिसके बाद कांग कहता है, छोड़ो, अभी जो हो रहा है वो हिस्ट्री का सबसे गंदा पेंडेमिक है और हमें इसे किसी भी हालत में सरवाइव करना है। तभी मिंजुन कांग से पूछता है, जो भी ब्लड का क्या हुआ, क्या तुम उससे इन्फेक्टेड नहीं होगे? जो सुनकर कांग समझाता है, मेरे ऊपर इससे पहले भी ब्लड लगा है, सिर्फ ब्लड का कांटेक्ट होना कुछ नहीं करता जब तक तुम बाइट ना किए जाओ। उसके बाद वह बताता है, हमारे पास एक के 2 राइफल है जिसमें 15 बुलेट्स है और 2 मिलिट्री नाइफ है। मेरे पास मेरा एक फोल्डिंग नाइफ है और वह एक नाइफ मिंजुन और दूसरा याना को देने लगता है। यह देखकर याना कहती है, क्या तुम चाहते हो मैं इसे कैरी करूं अपने साथ? कांग एक्सप्लेन करता है, तुम्हें खुद की रक्षा करनी चाहिए। क्या हर बार कुछ होने पर तुम हम पर ही निर्भर रहोगी? वैसे भी बाद में मैं तुम्हें राइफल चलाना सिखा दूंगा। जिससे दोनों कंफ्यूज और अंतिक ओरिजिन हो जाते हैं। और फिर कांग आगे मंजुन को कहता है, अगर मैं फ्यूचर में मर गया तो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, या ना हो सकता है तुम्हें भी इसे यूज करना पड़े। जो सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। या नाकांग से ऐसे बुरे शब्द बोलने को मना करती है। साथ ही मिंजुन कहता है, तुम जानते हो कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वे हमेशा सबसे पहले मरते हैं। ये तो फिल्मों का घिसा पिटा सीन है और तुम वही दोहरा रहे हो।
जो सुनकर कांग कंफ्यूज होता हुआ कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और कहता है, मैं मरने नहीं जा रहा हूं, मैं तो बस वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूं। मैं सब कुछ करूंगा जिससे मैं सरवाइव कर सकता हूं। जिसके बाद मिनजुन कहता है, कांग तुम सही में, वैसे भी मैं हमेशा से गन चलाना चाहता था पर नॉइस की वजह से हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ऊपर से हमारे पास बुलेट्स भी कम है। फिर मिनजुन याना से पूछता है, क्या तुम गन नहीं चलाना चाहती? तभी याना धीरे धीरे उससे दूर जाने लगती है। फिर कहती है, मुझे नहीं पता। जिससे मिनजुन कंफ्यूज हो जाता है और वह कहती है, मेरे पास मत आना। जो सुनकर मिनजुन कंफ्यूज होता हुआ पूछता है, क्यों? याना जवाब देती है, क्योंकि मैं बस तुम्हारे पास नहीं आना बनाना चाहती। जो सुनकर मिनजुन सोच में पड़ जाता है, क्या उसने कुछ गलत किया? अचानक ऐसा क्यों? फिर वो याना से पूछता है, क्या मैंने कुछ गलत किया? तुम फिर से स्कूल की तरह बिहेव कर रही हो। जिसके बाद याना अपने कपड़ों को सूंघते हुए सोचती है, उसे कोई आइडिया नहीं है। मैंने कितने दिनों से शावर नहीं किया है, मुझे डिसगस्टिंग फील हो रहा है। क्या मैं स्मेल कर रही हूं? क्या यह सच में लाइफ डेथ का सवाल है? और मैं इस